बेसिक समझा था, यानी नंबर्स जो होते हैं उसके बारे में समझा था। आज की क्लास थोड़ी सी डिटेल क्लास है। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स को पढ़ेंगे और हम वो कंटेंट्स पहले स्टार्ट करेंगे जो कि व्यापम की परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो कंटेंट कम पूछे जाते हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली जहां से हम स्टार्ट करें, सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ी थी संख्याएं। संख्याएं कौन सी संख्या कितने प्रकार की होती है। हमने देखा था कि भैया संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्या होती है वास्तविक संख्या और संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक होती हैं हमने देखा परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। फिर परिमेय संख्याएं कौन कौन सी प्रकार की होती हैं ये भी हमने आगे डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इससे आगे की कहानी समझते हैं। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कॉपी पेन अपने पास रखिए, जो भी फैक्ट्स मैं बताते जा रहा हूं उनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, और आपके खुद के जो नोट्स है वो सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये पीडीएफ जो भेज रहा हूं उनके कंपैरिजन में, ये ठीक है बहुत जरूरी है, लेकिन आपके खुद के नोट्स आपके लिए ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि जो चीज आपको ज्यादा ऐसी लगेगी मैंने आपने नहीं पढ़ी है कभी, तो वो आप तुरंत तुरंत लिख पाएंगे। ठीक है, नोट्स में तो सब कुछ लिखा है, आप क्या क्या ढूंढोगे कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो समझो, तो पहला जो फंडामेंटल है हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, कुछ ये फैक्ट हैं जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिए भैया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 तो सर p/q हो गया, लेकिन 22 में जो हम 7 का भाग देते हैं तो कोई डेफिनेट नंबर नहीं आता। 3.1453 ऐसे नंबर एग्जैक्ट नहीं आते, यानी आप उसको पॉइंट हटाकर वापस से 22/7 नहीं लिख सकते, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पॉइंट नंबर 1 याद करते जाओ भैया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यानी पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। याद रखिए भैया, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पहली बात याद रही। दूसरी चीज, अब आपसे पूछा जाता है, हमने पढ़ा था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं, हमने पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, और हिंदी के नोट्स मैंने आज दे दिए हैं कैरियरविल पे। आज नोट्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे, जल्दी ही आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं, हमने लास्ट देखा था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, यानी हमने देखा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर तो सबको पता था। प्राइम नंबर क्या थे, ऐसे नंबर जो एक और खुद के अलावा, यानी अभाज्य संख्या क्या थी, वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो क्या थी, अभाज्य। और जो किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं वो होती हैं भाज्य। ये तो हमने डेफिनेशंस हैं जो आपके नोट्स में भी दे रखी है, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई भी थी। अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है, परीक्षा में डेफिनेशन पूछने की फुर्सत नहीं है। परीक्षा में पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, क्या होती है, 2। याद रखिएगा, ये मैं आपको बता चुका था, इसलिए यहां पर नहीं लिख रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन यू कैन से 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक बात हमने और देखी थी, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। इतना तो हम पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ना है, आज हमें यह पढ़ना है, एक जो है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। One is neither prime nor composite. One is neither prime nor composite. याद रखिएगा, बहुत काम के फैक्ट हैं भैया। ठीक है भाई, 2 फैक्ट तो याद रहेंगे। तीसरा फैक्ट हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे कि क्या है तीसरा फैक्ट। अच्छा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर थ्योरी होती है। रेशनल नंबर, अरे तुम्हें सुनेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे मेरे भाई
जो लोग बोलते हैं कि सर कमेंट्स देखो, अगर मैं आपके कमेंट्स ही पढ़ते रहूंगा तो 45 मिनट में केवल आपके कमेंट्स ही पढ़ पाऊंगा। जो जरूरी होगा, वीडियो चिपक रहा है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं नहीं चिपका रहा हूं, ठीक है। देखो, तो अगर हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की, बहुत काम का फैक्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है एक तरीके से। तो कभी भी हम दो परिमेय संख्याओं को, कभी भी हम दो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, कभी भी हम दो रेशनल नंबर्स को ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, कभी भी हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, आंसर हमेशा ही एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है भैया, याद रखना है, बहुत जरूरी पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर सदैव होगा, तो आपको याद रखना है क्या होगा, परिमेय। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर सदैव होगा, क्या होगा, परिमेय। दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर, गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज विल बी अ रेशनल नंबर। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई या भाग देने पर उत्तर हमेशा ही परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा भैया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है। तो तीन फैक्ट के बाद चौथा फैक्ट यह आता है कि कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं को, बताओ भैया आंसर क्या आएगा, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, प्रेडिक्ट करो। कभी भी दो अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर्स को कभी भी दो इर्रेशनल नंबर्स को जोड़ने पर, घटाने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर, बताओ आंसर क्या आएगा। दो इर्रेशनल नंबर्स को जोड़ने पर, घटाने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, यानी इट मे बी रेशनल और मे बी इर्रेशनल। अब कैसे, ठीक है, चलो ये भी देखते हैं कि कैसे होगा ये। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं √3 को, अगर हम √3 से जोड़ते हैं, अगर √3 + √3 को अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो √3 + √3 को आप जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2√3। तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी क्या हुआ, इरेशनल हुआ कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल √3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है √3 से, अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई √3 में करूंगा देन योर आंसर विल बी 3। तो ये 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पर आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप √3 को -√3 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इनको याद रखिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा। ये 1, 2, 3 और 4 पॉइंट बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे की स्टोरी अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो हमारा ये फंडामेंटल था नंबर सिस्टम का जो हमने बेसिक से पढ़ा,
दूसरा नंबर सिस्टम में जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास में क्या है, सिंपल क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं, 2 3 4 5 तो सब जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एकदम बेसिक से वीक रहता है, तो मैं स्टार्टिंग तो 0 से ही कर रहा हूं, लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे थोड़े से लेवल का। तो अगर हम बात करते हैं बोर्ड मास की, ठीक है, आज हम बोर्ड मास में सिंपल क्वेश्चंस जोड़ना भी सीखेंगे, फ्रैक्शन वाले कुछ सवालों को जोड़ना सीखेंगे, ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, देखो, तो बोर्ड मास का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, सबको पता है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बताना जरूरी है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी काल भी हिंदी में हम कह सकते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, सबको पता होगा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जिन लोगों को पता होगा वो आराम से देखिए, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखिए। तो ये जो बोर्ड मास है, इस बोर्ड मास की वैसे बेसिक डेफिनेशन होती है वी बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास के भी पहले एक, ये जो बी है इसके पहले भी एक वर्ड आता है वी। इस वी का मतलब होता है दोस्तों वैनिकुलम। ये जो वैनिकुलम है ये क्या होता है, वैनिकुलम का मतलब होता है प्रथम प्राथमिकता कोष्टक, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये जो प्रायोरिटी लिखी है, ये क्या है प्रायोरिटी, किसी भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे आप उसको इसी प्राथमिकता से। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कहीं का की लिखा होगा उससे सॉल्व करेंगे, फिर कहीं पर डिवाइड लिखा होगा उसे सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो ये प्राथमिकता है कैलकुलेशन की। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहीं पर लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि हम पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, यानी आपको पता है कि पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो पहले आप 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, फिर 2 प्लस 2 आपका आंसर 4 आएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप पहले 2 जोड़ दें, तो 5 और 2 7 आ जाए, फिर 10 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 10/7 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब लेकिन ये तो एकदम बेसिक चीज है, एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। कहीं पर लिखा है 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15। अभी बेसिक ही सीख रहे हैं इसलिए। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कि अगर 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 प्लस 15 लिखा है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो अगर किसी का आंसर आ रहा हो तो आप आंसर मुझे फटाफट फटाफट बता सकते हो, क्या आंसर आ रहा है इसका। 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 प्लस 15, सॉरी 25। तो किसी ने आंसर बताया है 27.5, बहुत सारे लोगों का आंसर 27.5 आया है। चलो देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक ही पढ़ना सीख रहे हैं, अभी एडवांस नहीं सीख रहे हैं, तो इसलिए बेसिक कैलकुलेशन ही देख रहे हैं। पहले आप डिवाइड करेंगे, तो आप 25 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 25, सॉरी 25 है ना, तो जब 25 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15, है ना। तो जब आप अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 को 2 से डिवाइड किया 12.5 प्लस 15, लास्ट प्रायोरिटी प्लस माइनस होता है, तो 12.5 में 15 ऐड करेंगे, जितने लोगों का आंसर आया 27.5 सही है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन थी। अब धीरे धीरे लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अभी हमने बेसिक सीखा कि प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, डिवाइड को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर प्लस और माइनस की तरफ जाते हैं। अब हम ब्रैकेट्स को भी इनमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट्स को ऐड किया जाए तो क्या होगा,
आंसर फटाफट फटाफट बताना है आप लोगों को, है ना। ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, फटाफट फटाफट आंसर बताओ। बोर्ड पे आपके सामने सवाल लिखा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 75 ब्रैकेट क्लोज माइनस 125 नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। वाह शाबाश, जितने लोग के आंसर आ रहे हैं ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। तो देखो अभी इसमें हमें वैसे कायदे से सॉल्व क्या करना चाहिए था, मल्टीप्लाई, लेकिन जो भी ब्रैकेट सबसे पहला होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी हमने क्या पढ़ी है, बी, बी यानी ब्रैकेट्स, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रैकेट एक साथ तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो जो ब्रैकेट सबसे अंदर होगा वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। तो पहली प्राथमिकता ये हमारा ब्रैकेट है, तो इस 25 को और 75 को इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम पहले ऐड करेंगे, तो 25 और 75 100, तो 100 इंटू 100 अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 100 अगर आप ऐड करोगे तो इट विल बी 10,000 माइनस 125, यानी 1000 में से, सॉरी 10,000 में से अगर आप 1025 घटाओगे तो 9875, जितने लोगों का आंसर आए हैं ये सारे आंसर सही हैं। ठीक है, थोड़ा लेवल और बढ़ाया जाए, हाँ या नहीं बोलो भाई, थोड़ा लेवल और बढ़ाएं क्या, चलो थोड़ा लेवल और इंक्रीज किया जाता है। वन 125 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 135, व्हाट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, रुक जाइए, अब सवाल सॉल्व करना। ठीक है, अब जैसे ये आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, आप व्यापम की परीक्षाओं में देखेंगे ना, तो जब भी अगर वो कैलकुलेशन वाले सवाल पूछता है तो हर सवाल को वो डिजिट्स बहुत कठिन नहीं होती, लेकिन वेरिएशन सारे डाल देता है एक ही सवाल में। तो इसी टाइप का सवाल अगर आपके सामने आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस सवाल में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ऑलमोस्ट चीजें आप जानते हैं, ये ब्रैकेट है भैया, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस है। ठीक है, एक चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते, ये जो मैंने इसके ऊपर बार टाइप की बनाई है, जो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर ये बार है, तो एक्चुअल में ये बार नहीं है। ठीक है, ये है आपका ब्रैकेट जिसको बोलते हैं वैनिकुलम। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास के पहले भी जो एक सबसे पहली चीज आती है वो होता है वी यानी वैनिकुलम। हिंदी माध्यम वाले लोग इसको समझ सकते हैं, प्रथम प्राथमिकता कोष्टक, यानी सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। जैसे इस सवाल में अगर हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए, तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जहां पर भी आपको ये वैनिकुलम देखे वहां एक ब्रैकेट मार दो, है कि नहीं भाई, जहां पर भी आपको ये वैनिकुलम दिख रहा है वहां पर आपने ब्रैकेट मार दिया। अब आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर के यहां पर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 125 माइनस 135। क्लियर है ना, 125 का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो 125 ही आएगा, और आप 135 में से ये 125 माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर माइनस का 10 आया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने -10। सर जी यह निश्चित कर दो कि कौन कौन से दिन किस किस की विषय। अब भाई तुम्हें पढ़ाऊं या तुम्हें सब बताऊं, ठीक है। तो एक कहानी तो ये रही, ठीक है भाई। इस टाइप के सवाल हम व्यापम की कोई भी परीक्षा का पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो ये सवाल आपको ज्यादा दिखेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपन पढ़ के हिसाब से रहे हैं कि हमने व्यापम के सारे पेपर को स्टडी किया है, उसके बाद हमने देखा कौन से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, हम वो सवाल पहले पढ़ेंगे, जो कम पूछे जाते हैं उन्हें लास्ट में पढ़ेंगे या उन्हें थोड़ा कम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक कंसेप्ट तो भैया ये था, तो ये बोर्ड मास हमने सीखा, इसकी आपको करनी है प्रैक्टिस। सीट्स आपको जैसे वो वाली मिल गई थी, ऐसे सीट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करना है, तो जो यहां पढ़ाया जा रहा है बस उसी को देखते रहो ध्यान से, और जो सवाल यहां बताएगा घर पे जाके उस सवाल को 2-3 बार लगा लो, अच्छे से प्रैक्टिस वही होती है।
चलो अगली जो हमें चीज पढ़नी है बोर्ड मास में कैलकुलेशन में, वो हमें फ्रैक्शन को जोड़ना पड़ना है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक से बता रहा हूं, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सब लोग आंसर बताएंगे जल्दी से। बहुत छोटा सा एक सवाल है आपके सामने, आपको बताने कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सर, हिंदी में सीट दो प्लीज। भाई हिंदी की सीट आपके पास आज शाम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे ही सवाल आपके सामने लगा फटाफट बहुत लोग आंसर ही बताने लगे। हाँ भाई क्लास 1 घंटे की होगी। ये जो सवाल है एकदम बेसिक से आपको दे रखा है, 10 सही 2/3, 15 सही 5/6, 12 सही 11/12। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हम बेसिक से उठा रहे हैं, फिर उस लेवल तक भी चलेंगे। इसका आंसर बताओ आप, तो फटाफट क्या आंसर आ रहा है। माइनस का 110 किसी ने बोला, ये माइनस जनता है ही नहीं, माइनस नहीं है यहां, कहां से माइनस आएगा। चलो तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका एक्चुअली होता क्या है। जब भी नंबर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता है, तो एक मिक्स फ्रैक्शन को आप कैसे देखते हैं। हमें ये 10 सही 2/3 नहीं दिखना चाहिए, हमें ये 10 and 2/3 नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, देखो हमें इसको देखना है, ये लिखा है 10 + 2/3, 10 + 2/3। आपको इसको इस तरह से देखना है। ऐसे ही आपको 15 को देखना है, ऐसे ही आपको 12 को देखना है। तो आपके लिए जो 10 है, ये 15 है, ये 12 है, ये आपके लिए एक अलग नंबर है, तो इनको अपन स्पेसिफिकली अलग जोड़ लेते हैं। तो 10, 15 और 12 कितना हो गया, 37। ये 37 अपन ने अलग कर लिया। बाकी जो फ्रैक्शन वाले पार्ट बचे उनको अलग से जोड़ लेते हैं। बाकी क्या बचा हमारे पास, 2/3। बाकी क्या बचा हमारे पास, 5/6। बाकी क्या बचा हमारे पास, 11/12। ठीक है, एलसीएम लेना मुझे पता है, आप बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, वो भी अपन आगे सीखेंगे, उसकी ट्रिक्स भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो अपन बेसिक से एलसीएम ले लेते हैं इसका, है ना। तो 3, 6 और 12 का आप एलसीएम लोगे तो बहुत मेहनत से एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड कितनी बार किया, 4 बार, है ना। 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 बार डिवाइड किया, 4 2 जा 8। 12 को 6 से भाग दिया, 2 बार गया, 5 दूनी 10। 12 को 12 से भाग दिया, 1 बार गया, कितना हो गया, 11। क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 8, 10 और 11, इनको अपन ने जोड़ लिया, कितना हो गया ये आपका 29। ये हो गया आपका 29, 29/12। ध्यान से समझना भैया, मैं एकदम बेसिक से छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी बच्चों की तरह ध्यान लगा के पढ़ना है। तो ये हो गया 37 + 29/12। क्या ये सही है, 37 सही 29/11। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये भी आंसर दिया, 37 सही 29/12। क्या ये आंसर सही है। तो 37 सही 29/12 जो दे रखा है, ये आंसर गलत है। क्यों है भैया गलत, 29/12 हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि भिन्न 2 प्रकार की होती है, साधारण और असाधारण, यानी सही और गलत, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यानी साधारण भिन्न जो नहीं होती थी, उनकी परिभाषा क्या थी, उसमें था कि अंश हर से बड़ा होता है, जबकि सही फ्रैक्शन वही होता है जिसमें अंश हर से छोटा हो। यानी P की वैल्यू Q की वैल्यू से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर P की वैल्यू Q की वैल्यू से ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो फ्रैक्शन है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, पहले इसको सही तरीके से लिखो तब आंसर में जोड़ो। तो 29/12 को पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 37 तो अपनी जगह एज इट इज लिखा ही है, 29 को 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, कितना बचा आपके पास, 17 बटे, सॉरी 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, कितना बचा आपके पास, 5/12। तो यहां पर बचा 37 और यहां बचा 2 सही 5/12, तो वापस से जोड़ देते हैं। 37 और 2 कितने हो गए, 39 सही 5/12, 39 and 5/12। दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट वे टू डू इट। ठीक है, ये सवाल का सही उत्तर है और इसको सही करने का ये तरीका है। 39 सही 5/12,
जितने लोगों ने बताया बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सवाल और मैं ऐसा बोल रहा हूं, अब आंसर आपको बताना है। चलो लेट्स सी, दिस इज योर क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, 39 सही, 5/11 सही है। पीडीएफ चाहिए हमको, मिलेगी भाई, सबको मिलेगी। हाँ, ये आपके सामने एक सवाल दे रखा है, आपको इसके आंसर बताने हैं। फटाफट फटाफट आंसर बताओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो दिमाग लगाते रहो, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अपन चेक तो करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ देखो, जिसको आ रहा है वो खुद लगाओ। तो हम क्या करते हैं, पहले इन नंबर्स को जोड़ लेते हैं। तो 11 और 19 कितना हो गया भैया, 30 हो गया। और ये 40 और ये 60 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी अगर ओवरऑल हम ये जो केवल आगे आगे वाली वैल्यू देखते हैं तो ये कितने हो जाएंगे हमारी, 130। अब बाकी के जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो 3, 9, 3, 6 और 2 का आप एलसीएम लोगे तो बहुत मेहनत से एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, एलसीएम ले लिए, 18 को 9 से भाग दिया, 2 बार गया, 5 दूनी 10। आंसर आया किसी का, 102 सही, 10/18। 10/18 भी थोड़ा सा अनौपचारिक है, हाँ 5/9 ये सही है। 10 बटे, हाँ फिर हमने 18 को 3 से भाग दिया 6 बार, 6 बार गया है ना, 6 दूनी 12। फिर 18 को हमने 6 से भाग दिया, 3 बार गया, 5 × 3 = 15। फिर 18 को 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 9। ठीक है, ये जो ऊपर वाले आपके सामने नंबर्स दे रखे थे, यानी 10 और 12 कितना हो गया, 22। ठीक है, और 15 और 9, तो 15 और 9 कितना हो गया, 24। तो 22 और 24 आपने बहुत मेहनत से जोड़ दिए, तो कितने हो गए ये आपके, ये हो गया आपका 22। अपने हिसाब से देखो, जो आपकी स्पीड हो, ये बात ध्यान रखना, कभी भी बगल वाले की स्पीड से अगर आप दौड़ोगे ना तो आपके दांत टूट जाएंगे और गिर जाओगे आप। कभी भी अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो अपनी स्पीड से करो। ये मत देखो कि फटाफट मेरे को आंसर देना है, फटाफट, तो आप सीख नहीं पाओगे। हो सकता है आंसर्स तो आपके आ जाए लेकिन आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे। अपने हिसाब से अपनी स्पीड से सवाल को लगाया करो, तभी धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने फॉर एग्जाम्पल, हाँ आंसर 132 सही, 5/9, 182 सही, 6/18, 182 सही, 122 सही। सर स्टार्ट में 11 है, स्टार्टिंग में 11 है, हाँ भाई 11 ही था। तो ये 11 और 19 जोड़े तभी तो हमारे 30 हुए थे। चलो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको जोड़ा, तो ये 10 और 12 अपने जोड़े बहुत मेहनत से, तो कितने हो गए, 22। और ये 15 और 19 आपने जोड़े तो कितने हो गए आपके, 24। तो 22 और 24 आपने जोड़े तो ये होगा 130 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 18। अब ये दोनों कट जाएंगे 2 से, अगर कट रहे हैं तो आप इसे काट सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 23, और ये कितना हो गया, 9। ठीक है, अब ये 23 बटे जो 9 है, अब 23 में 9 का भाग जा रहा है, सबको दिख रहा है कि 23 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो 9 दूनी 18, तो 130 प्लस 9 दूनी 18, कितना बचा, 5/9। तो 130 और 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 132 सही, 5/9। बहुत सारे लोगों का ये आंसर आया है। जितने लोगों का आंसर आया है बहुत अच्छी बात है कि आपका आंसर बहुत सही आया, लेकिन कोशिश किया करो जिनके आंसर्स गलत आ रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर गलत आया है, ये देखो कि आपने कहां गलती की है, छोटी सी मिस्टेक कहीं हुई होगी मल्टीप्लाई डिवाइड में। चलो आगे बढ़े, चलो भाई लेट्स सी। एक तो हमने ये वाले सवाल सीखे कि फ्रैक्शन वाले सवाल को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम कुछ घटाने वाले फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि फ्रैक्शन में सवालों को घटाया कैसे जाता है, या जोड़ना घटाना एक ही सवाल में दोनों होते तो क्या करते। 13 5/12 माइनस 11 3/5।
ठीक है, एक और लिख लेते हैं, -1 2/1/6। ये सामने आपके एक सवाल दे रखा है, इस सवाल का आंसर आपका आना चाहिए जो भी सही आना चाहिए। तो इस सवाल में सबसे पहले हम उसी फंडामेंटल से करेंगे। जो 13 है ये पॉजिटिव है, ये -11 और -1 यानी कितना हो गया, -12। ध्यान से समझिए, -11 और -1 कितना हो गया, -12। इस 13 में से ये -11 और -1 जो 12 हो गए, 13 में से 12 आपने माइनस कर दिया, कितना बचा, 1, वो भी प्लस का। 13 में से ये 12 आपने माइनस कर दिया, कितना बचा, 1। अब हम बाकी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी आपके सामने क्या दे रखा है, 12, 5 और 6 का आपने एलसीएम लिया, तो 12, 5 और 6 का एलसीएम दोस्तों आ गया 60। 12, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 60। 60 को हमने 12 से भाग दिया, कितनी बारी गया, 5 बार, 5 25 माइनस। 60 को हमने 5 से भाग दिया, 12 बार गया, 12 दिया 36। 60 को हमने 6 से भाग दिया, 10 बार गया, -10। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो है 25 में से ये -36 और -10 जब हम देखेंगे तो अब 25 में से -46 माइनस करेंगे, -36 और -10 कितने हो जाएंगे, -46। चलो एक स्टेप में और लिखते हैं, ये तो प्लस का ही था, है ना। तो ये -25 में से -36 और -10 यानी 46, 25 प्लस का है और ये -46 है, डिवाइडेड बाय 60। तो इस 46 में से अगर ये आप 25 माइनस करोगे, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -46 में से 25 घटाए तो कितना आ गया आपका, -21 डिवाइडेड बाय 60। फिर ध्यान से समझो, तो एक में से -21/60 आपको माइनस करना है। 3 से दोनों भाग जा रहे हैं तो आप भाग देख सकते हो, 3 से गया 7 बार, 3 से गया 20 बार। तो एक में से आपको 7/20 घटाना है, 1 - 7/20। तो 20 इस तरफ आ जाएगा, 20 में से आपने 7 माइनस किए तो कितना बचेगा, 13/20। चलो लेट्स सी कितने लोग, 13/20, 13/20, 13/20। बहुत सारे लोग के आंसर आए 13/20, शाबाश। तो एक तो ये सवाल होता है, ठीक है। इसकी एक तो हमने ये बेसिक सीखा, अब इसकी एक ट्रिक और समझते हैं, ठीक है। तो ट्रिक ऑफ द डे आप उसका नाम रख सकते हैं कि आज के दिन में जो आपने ट्रिक सीखी वो ट्रिक क्या हो। आपके सामने लिखा है 999 में से आपको 13/123 माइनस करना, ठीक है। यह सवाल आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा दिख सकता है कि 999 में से आपको कोई भी बड़ा सा डिजिट जो है माइनस करना है। तो 999 में से आपको 13/123 माइनस करना है और आंसर आना चाहिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। अगर 3-5 सेकंड में इसका आंसर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो आपको हो सकता है इसका आंसर तो आ जाए, लेकिन हो सकता है आप इतने बड़े कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, आया किसी का, अभी तक तो नहीं आया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे सवाल सॉल्व करना है तो जितने भी फंडामेंटल हमने सीखे हैं उन्हीं में से हम एक ट्रिक निकालते हैं। क्या ट्रिक निकलती है, ये जो 999 है, ये जो 999 है, इसके बाद में सवाल बोलूंगा, आप आंसर आपके फटाफट आएंगे, बस आप ध्यान से समझो एक सेकंड के लिए। ये जो 999, क्या मैं इसको 998 प्लस 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, अपना ही नंबर है। तो 999 को लिख लिया, 998 प्लस 1। अब इस एक में से 13/123 घटाना कितना कठिन हो सकता है, ये आपको जब पता होगा। तो अब केवल हम इसको सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व करना सबको आता ही है। 123 इस तरफ जाएगा, तो 123 में से आप ये 13 माइनस कर देंगे। अगर आप ये 123 में से ये 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 123 में से अगर 13 माइनस कर दिए 110 बचेंगे कि नहीं, तो बचेगा आपके पास 998 प्लस 110/123। तो एग्जैक्टली आंसर भी यही हो गया, आंसर हो गया 998 सही 110/123।
किसी का आया क्या? आ जाएगा भाई, तुम अपने पर ध्यान दो, बाकी सबका जिसका आना हुआ आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है भाई, अपन पड़ोसियों के आंसर देखते रहते हैं, अपने पे ध्यान लगा ले तो अपना पहले आ जाए। चलो भाई देखते हैं। अब ऐसा सवाल मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप अगर समझ गए होंगे तो आपको आंसर बताना, नहीं समझ गए होंगे तो मैं फिर से बताऊंगा, मेरा तो कर्तव्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टेल मी द आंसर। फटाफट बताओ किसका आंसर क्या आएगा। नहीं आया बताएं। हाँ जी, फटाफट फटाफट आंसर बताइए अगर आपका आंसर आ गया हो तो। आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। ठीक है, ये सवाल जो है ये परीक्षा में पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण सवाल है भैया। चलो फिर से देखते हैं। ये जो 9983 है, इसमें से भी एक उधार ले लिया जाए। 9 9 8 2 और एक उधार ले लिया तो प्लस का 1। अब इस एक में से मैं माइनस करता हूं 123 बटे 234। ठीक है, इसको अपन ने एक ब्रैकेट में ले लिया। पहले मैं एक में से बस इसको सॉल्व करूंगा, प्लस में आएगा तो उसमें जोड़ के लिख दूंगा एज इट इज। तो 9982 प्लस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरफ आ जाएगा 234 माइनस 123 डिवाइडेड बाय 234। तो 234 में से जब आप 123 माइनस करोगे तो आ जाएगा 111 111। तो 9 9 8 2 1 1 1 और 234। बहुत सारे लोग आंसर आया। गौरी शंकर, अमित रघुवंशी, अभिषेक यादव, नेहा ठाकुर, प्रदीप तिवारी। सर जी नेट बहुत लग रहा है, तो क्या चाहते हो ऑफलाइन आ जाए? भाई इतना अच्छा क्वालिटी चाहिए तो इतना अच्छा डेटा तो देना ही पड़ेगा। एक और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन। फटाफट टेल मी द आंसर। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इज 1001 माइनस 999 डिवाइडेड बाय 1999। आंसर बताओ। हाँ भाई मोहन गोस्वामी। हमने केवल जो एक निकाला है उससे सॉल्व किया है ना? तो हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है, हमें तो इस सब्सट्रैक्शन वाले साइन को हटाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस माइनस को इस दुनिया से बाहर निकालना। तो वो अपन कैसे निकालते हैं? वो अपन इस 1001 को क्या लिख लेते हैं? 1000 प्लस 1 है ना? फिर हम इसमें लिखते हैं माइनस 999 डिवाइडेड बाय 1999। ठीक है, अब देखो ये 1999 इस तरफ गया तो 1999 में से 999 घटाए तो कितना बचा? 1000। तो ये हो गया 1000 प्लस 1000 बटे 1999। तो आंसर वही हो गया 1000 सही 1000 बटे 1999। ठीक है, तो एक तो हमारा ये फंडामेंटल है, इस टाइप के सवाल हैं। इन सवालों को ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है। बाकी जो अपन एक सीट सॉल्व करेंगे यहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में, जो जब आपके पास सीट पहुंच जाएगी, यानी जो हमारे कंटेंट खत्म हो जाएगा, जो हमारे नंबर सिस्टम के बेसिक्स हम पढ़ लेंगे, तो जब लास्ट में हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तब एक बार इस पैटर्न को हम वापस से रिपीट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलो भाई सही सही आंसर आ रहा है, जजेस के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी।
हिंदी में कहते हैं विभाज्यता। तो क्या होती है डिविजिबिलिटी या क्या होती है विभाज्यता? हर संख्या की अपनी एक विभाज्यता होती है, यानी हर नंबर का अपना एक कंसेप्ट होता है कि वो किस नंबर से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। तो इस विभाज्यता को समझने से पहले हम दो टर्म समझते हैं। एक होता है फैक्टर, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। और दूसरा होता है मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं गुणज। तो आप लोग बताओ पहले मुझे कि क्या होते हैं फैक्टर और क्या होते हैं मल्टीपल, क्या होते हैं गुणनखंड और क्या होते हैं गुणज। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि फैक्टर्स क्या है या मल्टीपल्स क्या है, गुणनखंड क्या है या गुणज क्या है, तो जब भी किसी गुणनखंड या गुणज को समझा जाता है तो दो संख्याओं को रिलेट किया जाता है, यानी दो नंबर्स को हम रिलेट करते हैं, तब इन दोनों के कंसेप्ट को हम समझ पाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर उठा लेता हूं 10। ठीक है, पहले हम फैक्टर समझ रहे हैं। तो 10 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 10 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 10 का पहला फैक्टर होगा 10 एकम 10। ठीक है, दूसरा फैक्टर होगा 5 दूनी 10। तो ये जो है 10, 5, 2, 1, ये सारे 10 के फैक्टर कहलाते हैं। इन्हें हम कहेंगे ये 10 के गुणनखंड हैं। ये क्या होंगे? 10 के गुणनखंड होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि 12 के फैक्टर निकालो, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? पहले तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 ती 12। तो ये 12, 6, 4, 3, 2, 1, ये सब 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, यानी वे सभी संख्याएं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, वे सभी जो हैं उसके फैक्टर कहलाते हैं। जो संख्याएं 10 को डिवाइड करेंगी वो सब 10 के फैक्टर होंगे। जो संख्याएं 50 को डिवाइड करेंगी वो सब 50 के फैक्टर होंगे। जो सब संख्याएं 100 को डिवाइड करेंगी, 100 को विभाजित होंगी, 100 से को विभाजित करेंगी, वो सब 100 के फैक्टर होंगे। अब बात करते हैं तो फिर मल्टीपल क्या होता है, यानी गुणन क्या होते हैं? 3 भी, सही बात है। तो अगर हम बात करते हैं कि गुणज क्या होते हैं या मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो 10 की जितनी भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होते हैं वो 10 के मल्टीपल यानी गुणज कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं से 10 डिवाइड हो जाता है वो 10 के फैक्टर होते हैं, और जिन संख्याओं में 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जो नंबर 10 को डिवाइड कर देते हैं, जो नंबर से 10 डिवाइड हो जाता है वो 10 के मल्टीपल कहलाएंगे। जिस नंबर से 10 डिवाइड हो जाता है वो 10 के फैक्टर कहलाते हैं। यानी जिसको नंबर डिवाइड कर दे वो क्या है? उसका मल्टीपल। और जिस से नंबर डिवाइड हो जाए वो क्या है? उसका फैक्टर, यानी गुणनखंड। जय श्री महाकाल भैया। रोहित सिंह, प्रणाम सर, खुश रहो भैया। तो ये जो स्टोरी है, ये जो हमने देखा कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये हम व्यापम की परीक्षाओं की बात करते हैं तो उन परीक्षा में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि 10 का गुणज क्या है। अब आपको यही नहीं पता गुणज क्या है, पूरा मैथ्स आता है तो मतलब क्या है, आपको यही नहीं पता कि गुणनखंड क्या होता है, और फिर आपको सवाल लगाना आता है और फिर आप ऐसा सवाल गलत कराएं तो पछतावा बहुत होगा भाई आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने जो बेसिक पढ़ा है, हमने डिविजिबिलिटी तक पढ़ा है। कल हम डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, और डिविजिबिलिटी के जो सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। बाकी कल मिलेंगे अपन 4 बजे, और कल से जो क्लासेस का शेड्यूल है उस शेड्यूल में हम कोशिश करेंगे एक साइंस की क्लास भी ऐड करें। ठीक है, वैसे अभी आपकी 4 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, और जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनको भी हम शायद 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे क्लासेस 5 से 6 घंटे की हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको हम पे विश्वास रखना होगा और होप रखिए, धीरे धीरे
आपके पास पीडीएफ्स भी पहुंचने लगेंगे और जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको भी आगे बढ़ा जाएंगे। और अब मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मार्च, जो आपका 6 मार्च का पेपर है, अब चाहे पेपर मार्च में हो या ना हो, पेपर चाहे अप्रैल में हो चाहे पेपर मई में हो, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि 5 मार्च के पहले सिलेबस यहां पर आपका पूरा कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच गाइस।